अभिवादन स्वीकार कीजिए शमीम जराजपुरी का। आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। समाजवादी पार्टी से एमएलसी शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने विधान परिषद में अपनी पुरजोश और पुरजोर तकरीर में बाहिमी भाईचारा, कौमी यकजहती और मुल्क के इत्तेहाद को तोड़ने की बढ़ती हुई सरगर्मियों पर बीजेपी सरकार को घेरा और कहा कि हिंदुस्तान और खासतौर से यूपी हमेशा आपसी मेल मिलाप, मोहब्बत, प्यार और इंसानी कदरों की हिफाजत के लिए न सिर्फ जाना जाता था बल्कि पूरे मुल्क के लिए एक मिसाल भी बनता था। मगर गुज़िश्ता दिनों संभल, अजमेर और बहराइच के वाकयात ने हर हिंदुस्तानी का दिल सिर्फ दुखाया ही नहीं है बल्कि उनका सर शर्म से झुका दिया है। एक तरफ तो बढ़ती हुई गिरानी, महंगाई, बेरोजगारी और लाकानूनियत का बोलबाला है, उस पर काबू पाने की जगह हुकूमत सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ गैर कानूनी, गैर अखलाकी और गैर जमहूरी इकदाम कर रही है। आइए सुनते हैं कि विधान परिषद के अंदर एमएलसी शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली क्या कह रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि संभल घटना जैसे महत्वपूर्ण विषय पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। मान्यवर, चूँकि ये बात देश ही नहीं पूरे दुनिया में चर्चा का विषय है, इसलिए अभी हमारे भाई ने भी पढ़ा है, उसी तथ्य को मैं दोबारा नहीं दोहराना चाहता। लेकिन सच बताऊं तो मन इतना दुखी है कि बोलने का भी नहीं होता मैं। लेकिन चूँकि जब इस पद का ग्रहण किया तो एक शपथ भी ली कि जनहित के मुद्दों को और जो समाज के हित के मुद्दे हैं वो सदन में लाना हम लोगों की जिम्मेदारी है। इसलिए बोलने के लिए खड़ा हूँ, इसलिए नहीं कि मुस्लिम समुदाय का हूँ। मान्यवर, मन बहुत दुखी है। हम दुनिया कहाँ जा रही है और हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी नस्लों को क्या दे रहे हैं। 700 साल पहले किसने क्या किया, 1000 साल पहले देश में क्या हुआ, उसका हिसाब आज की माइनॉरिटी से मांगा जाता है। हमारे पूर्वज मान्यवर जिन्ना के समर्थक नहीं थे। हम जिन्ना को मानने वाले लोग नहीं थे। हमने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को माना, हमने मौलाना आज़ाद को माना, हमने नेहरू जी को माना, सरदार वल्लभ भाई पटेल को माना और उनकी बातों पर विश्वास करके हमारे पूर्वज यहाँ रहे। शायद ये गलती हो गई हमारे पूर्वजों से, क्योंकि समझ में नहीं आता। ठीक है, बाबरी मस्जिद का एक विवाद हुआ, न्यायालय ने जो फैसला दिया उसको सबने माना, लेकिन मान्यवर उसी के बाद प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी आया जिसमें यह कहा गया कि 1947 के बाद अब जो भी है सही या गलत उस पर कोई चर्चा नहीं। तो मैं कभी कभी नहीं समझ पाता हूं, हालांकि ये जुडिशरी का भी मैटर है, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं पास करना चाहता हूं, लेकिन एक अजीब सी बात है कि वाद दाखिल होते हैं और उससे भी ज्यादा हैरत की बात है कि ऑर्डर्स होते हैं कि भाई, जब मैं कहता हूं कि अगर हम किसी कैरेक्टर को वी कैन नॉट चेंज द कैरेक्टर, तो हम वेयर इज द स्कोप ऑफ सर्वे, लेकिन होता है, हो रहा है। लेकिन चूंकि उसमें माननीय न्यायालय भी इन्वॉल्व है, इसलिए मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। ये तो इतिहास तय करेगा कि सही है या गलत है। लेकिन 19 तारीख को एक सर्वे होता है, 19 के बाद ये कहा जाता है प्रशासन के द्वारा कि भाई सर्वे कंप्लीट हो गया और हम अपनी रिपोर्ट दे देंगे। उसके बाद एकाएक, चूंकि जैसा मुझे जानकारी मिली कि 29 को डेट तय थी, फिर 22 की रात को संभवतः प्रशासन ने दोबारा कहा कि भाई हम दोबारा रीसर्वे कंडक्ट करेंगे। और अर्ली इन द मॉर्निंग, बहुत सुबह वहां पे लोग पहुंचे और जानकारी ही नहीं बल्कि सारी दुनिया ने वीडियो देखा है। आई एम सॉरी, चूंकि मैं एक बात हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, इसको खाली इस तरह से मत लीजिएगा कि एक माइनॉरिटी कम्युनिटी का आदमी बोल रहा है। मैं इस देश का एक जिम्मेदार नागरिक भी हूं। पहले मंदिर, अगर उस कमेटी को, अगर उस वीडियो को आप देखें, उसकी फुटेज को, तो मस्जिद में हमारे कुछ भाई नारा लगाते हुए गए, इसकी जरूरत नहीं थी।
अगर सर्वे करना जरूरी भी था तो इसकी क्या जरूरत है? अगर कोई मुस्लिम कम्युनिटी के लोग इसी तरह से किसी हिंदू पवित्र मंदिर में जाएं तो जाहिर है कि क्या रिएक्शन होगा। लेकिन उसके बाद भी घंटों वहां सर्वे शांतिपूर्वक चला। फिर कुछ भीड़ इकट्ठा हुई कि भाई एक बार तो सर्वे हो चुका है, दोबारा उसकी क्या जरूरत है। और उसके बाद कुछ दोनों नहीं, मैं सब पे आ जाऊंगा, उसमें कोई बात नहीं। मैं उस पर भी सुन लूंगा, मैं उस पर भी हाँ, मैं उस पर भी सुन लूंगा। उसके बाद वहां पे कुछ कश्मकश हुआ या ईटा पत्थर चला, मैं आपकी बात मान लेता हूं, ईटा पत्थर चला, उसमें क्या बात है। लेकिन ईटा पत्थर चला तो मान्यवर क्या उसका उपाय ये कि आप सीधे शूट एंड साइड करेंगे? मैं नहीं, पुलिस ने गोली चलाया है, पुलिस ने प्राइवेट असलहों से भी गोली चलाया है और सरकारी असलहों से भी गोली चलाई। बात कहने दीजिए। अगर हम कहते हैं पत्थरबाजी भी हो गई, मैं उसका आई विटनेस नहीं हूं, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि ये तो अपने ही लोग हैं ना। या तो अगर भाई देखिए, इस देश में 20 करोड़ 18 करोड़ मुसलमान रहता है। अगर ये है कि नहीं ये इतने अछूत हैं। माननीय नेता विरोधी दल, माननीय नेता विरोधी दल, सदन तो व्यवस्थित है, सदन व्यवस्थित है भाई साहब, कमाल है। आप बैठिए, आप बैठ जाइए, कोई बात होगी हम कहेंगे बैठिए आप। नहीं जाओ, हम सदन को नहीं, सदन व्यवस्थित है भाई साहब। कहाँ व्यवस्थित है भाई साहब? अरे कहाँ व्यवस्थित है सदन? कहाँ व्यवस्थित है सदन? अरे भाई साहब आप बैठ जाइए, कोई बात है, थोड़ा बहुत हो जाता है। अरे भाई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कमाल है भाई। मैं बोल लेता हूँ, फिर आप लोग बोल लीजिएगा, उसमें क्या बात है। नहीं, कोई गुमराह नहीं कर रहा। मैं सिर्फ इतना कहने की मान्यवर, मैं सिर्फ इस सदन से इतना कहना चाहता हूं कि अगर 20 करोड़ माइनॉरिटी इस देश में रहती है तो ये पहले आपको एक दिल दिमाग ये जरूर साफ करना पड़ेगा कि अगर ये अछूत नहीं है तो इन्हीं के साथ रहना है। और जब इन्हीं के साथ रहना है तो रोज ये क्यों होता है भाई? हम लोग मिलजुल के भी रह सकते हैं। 700 साल पुराना मान्यवर अजमेर शरीफ में 700 साल पुराना, 900 साल पुराना इतिहास है और मुसलमानों से ज्यादा आस्था मेरे हिंदू भाइयों की है वहां पे। अब वहां पे भी खोजा जाता है। मेरे 99% दोस्त हिंदू हैं। अरे भाई मैं उनके बीच में पल के बड़ा हूं। अच्छी बात नहीं। मैं जानता हूं कि इस देश का हिंदू अच्छा है दिल दिमाग का, लेकिन मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, आई एम सॉरी। आप जैसे अभी राजनीतिक बहस, असल में आपके दिमाग में एक बात, मेरे भाई एक बात आप समझिए, आपको ये लगता है कि माइनॉरिटी का खाली विरोध करके ही आप सत्ता में रह सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप डेवलपमेंट की बात करके, सकारात्मक बात भी करके रह सकते हैं। आपको ये लगता है कि माइनॉरिटी आपकी दुश्मन है, आपको हटाना चाहती है। माइनॉरिटी की तो हालत ये है कि वो एक उस तरह के जानवर की है जो डरी हुई है, जिससे कहा जाता है कि सामने शेर है, उस तरफ जाओगे तो तुम्हें खा जाएगी, उधर चले जाओ दूसरी तरफ भाग जाओ। अरे नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं, मैं जानता था कि ये रिएक्शन होगा, लेकिन आज 5 बच्चे, बेकसूर बच्चों की हत्या हो गई। मैं अब असल में ऐसा है कि हम लोग ये भूल जाते हैं कि हमारे पास भी औलादे हैं और ताकत के नशे में बहुत बार आदमी को ये लगता है कि आज हम अमर हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब जुल्म की इंतहा बढ़ती है तो ऊपर वाला भी इंसाफ करता है। इसलिए अगर हम किसी से न डरें तो ऊपर वाले से जरूर डरना चाहिए। अभी मेरे एक भाई बोल रहे थे कि बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार, अरे मैं मुसलमान शाह आलम गुड्डू जमाली सदन में कहता है कि हम उसका विरोध करते हैं और हमारी सरकार वहां से बात करे और नहीं मानते तो अटैक करे। जुल्म कहीं भी हो उसे जुल्म कहना चाहिए। लेकिन मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप कम से कम इसको विचार कीजिए। ये अच्छी परंपरा हम अपने बच्चों को नहीं दे रहे हैं। हम तो चले जाएंगे कि कितने साल हम लोग रहेंगे, 10-20 साल रह सकते हैं, लेकिन हम अपनी जनरेशन को क्या, तो आज दुनिया कोई
हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम कहते हैं हम डेवलप्ड कंट्री के 4 साल में दुनिया के बिग 4 में आ जाएंगे, तो हम अपनी जनरेशन को ये दे रहे हैं। आई एम सॉरी, अगर मेरी किसी को बात बुरी लग रही है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मैं एक सकारात्मक बात कर रहा हूं और बदकिस्मती से मैं उस कम्युनिटी का सदस्य हूं। मैंने हमेशा कहा है कि हिंदू हमारा बड़ा भाई है। माइनॉरिटी कभी यह क्लेम नहीं करती। आपको हम अपना बड़ा भाई मानते हैं, लेकिन मैं ये आपसे जरूर कहता हूं कि आप भी कम से कम हमको छोटा भाई मान करके ये जुल्म मत होने दीजिए। आप रोक सकते हैं, हम नहीं रोक सकते। आप रोकने की कैपेसिटी में हैं, और अगर नहीं लगता है और अगर यही लगता है कि इंसाफ हो, तो मैं तो जो आपको ठीक लगे करिए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।